Hello everyone, this is KD and let's continue with next topic, that is the flow control. फ्लो कंट्रोल में इससे पहली क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था, जैसे कि बेसिक ऑफ फ्लो कंट्रोल, राइट। उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की थी, फिर एफिशिएंसी के बारे में हमने डिस्कस किया था, और फिर हमने देखा था कि एटलीस्ट 50% एफिशिएंसी अगर है तो वहाँ पे फ्रेम का साइज क्या होगा। इस तरह की चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अभी फर्दर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉप एंड वेट के बारे में। स्टॉप एंड वेट में इनिशियल स्टेज पे क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम्स वहां पे अराइज हुई थी, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम हमने स्टार्टिंग में फेस की थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टॉप एंड वेट। इसमें कुछ प्रॉब्लम अराइज हुई थी। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज द वी कैन से इट इज डेडलॉक प्रॉब्लम। डेडलॉक डेडलॉक प्रॉब्लम कैसे अराइज हुई? ये मान लीजिए सेंडर है और ये रिसीवर है। ये सेंडर, ये रिसीवर। सेंडर ने कोई पैकेट सेंड किया और रिसीवर यहाँ पे उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड की, लाइक दैट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि इसने डेटा पैकेट डी ट्रांसमिट कर दिया, राइट। और इसने क्या किया, डेटा पैकेट डी के कोरस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट ए ट्रांसफर कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद इसने मान लीजिए डेटा पैकेट क्या हुआ, डी फिर से ट्रांसमिट किया। डेटा पैकेट डी ट्रांसमिट किया और ये मान लीजिए क्या हो गया, लॉस हो गया, ये पैकेट हमारा लॉस हो गया, राइट। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ऐसा होगा कि सेंडर वेट करेगा किसके लिए? एक्नॉलेजमेंट के लिए। ये एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट कर रहा है कि इसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, और रिसीवर वेट कर रहा है कि नेक्स्ट पैकेट आएगा। ठीक है, तो रिसीवर नेक्स्ट पैकेट के लिए वेट कर रहा है, राइट। ना तो इसको एक्नॉलेजमेंट मिल रही, ना इसको नेक्स्ट पैकेट मिल रहा, तो ये जो सिचुएशन बन गई, इसमें ना तो सेंडर वर्क कर पा रहा, ना रिसीवर वर्क कर पा रहा है। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? डेडलॉक सिचुएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अराइज हो गया डेडलॉक। ठीक है, तो ये बन गया डेडलॉक। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आ सकता है? डेडलॉक आ सकता है। तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी। फिर क्या किया गया कि जो सिंपली स्टॉप एंड वेट था, इसमें हमने क्या ऐड किया, हमने ऐड कर दिया यहाँ पे टाइम आउट टाइमर। टाइम आउट टाइमर ऐड किया, तो इससे क्या हो गया, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। कैसे रिजॉल्व होगी? तो देखिए, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। इसने डेटा पैकेट डी मान लीजिए ट्रांसमिट किया, इसने एक्नॉलेजमेंट ए यहाँ पे सेंड कर दी। उसके बाद क्या होगा कि ये मान लीजिए डेटा पैकेट डी कोई फिर से ट्रांसमिट कर रहा है, और ये पैकेट क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे एक टाइम आउट टाइमर लगा दिया गया है। मान लीजिए कि 10 सेकंड का है, 10 नैनो सेकंड का है, लाइक दैट कोई टाइमर हमने लगा दिया है। अब वो टाइमर क्या होगा, 10 सेकंड का है मान लीजिए, तो 10 सेकंड वेट करेगा, और इन 10 सेकंड में अगर अक्नोलेजमेंट अपने को नहीं मिलती है तो क्या किया जाएगा, रिट्रांसमिट कर दिया जाएगा ये पैकेट डी। ठीक है, तो इससे क्या होगी, ये जो प्रॉब्लम आई थी इसको रिजॉल्व कर दिया गया। यस, ओके, तो एक बार वेरीफाई करो यहाँ तक क्लियर है? इज इट फाइन? ओके, क्लियर है। अब ये प्रॉब्लम तो हो गई रिजॉल्व। अब जो स्टॉप एंड वेट में हमने टाइम आउट टाइमर ऐड किया, इससे क्या बन गया, ये स्टॉप एंड वेट बन गया, स्टॉप एंड वेट विद ए आर क्यू। ए आर क्यू का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। स्टॉप एंड वेट विद ए आर क्यू मीन्स इट इज ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रिपीट रिक्वेस्ट करेगा टाइम आउट टाइमर लगाने के बाद। तो ये था इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या अराइज हुई उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या हुआ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अक्नॉलेजमेंट लॉस्ट प्रॉब्लम।
एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या हुआ इसको समझते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए सेंडर है, ये रिसीवर है। अब सेंडर ने क्या किया, पैकेट डी ट्रांसमिट कर दिया मान लीजिए, ठीक है। अब डेटा पैकेट डी ट्रांसमिट किया और इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड करनी है, और ये एक्नॉलेजमेंट क्या होगी, मान लीजिए यहाँ पे लॉस्ट हो गई। एक्नॉलेजमेंट ए ये ट्रांसमिट कर रहा था, ये एक्नॉलेजमेंट क्या होगी यहाँ पे लॉस्ट हो गई। अब क्या होगा, टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होगा, राइट। यहाँ पे टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होगा और ये डेटा पैकेट डी क्या करना पड़ेगा, फिर से रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। अब देखो डेटा पैकेट डी क्या हो गया था, इसको रिसीव हो गया था, राइट। और फिर से डेटा पैकेट डी आ गया, ये फिर से क्या कर लेगा, डेटा पैकेट डी को रिसीव कर लेगा। इवन तो ये पैकेट ऑलरेडी अवेलेबल था, मीन्स यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डुप्लीकेट पैकेट को एक्सेप्ट कर रहा है। डुप्लीकेट पैकेट को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। इसको फर्दर क्या बोला जाता है, डुप्लीकेट पैकेट एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम। डुप्लीकेट पैकेट एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम, इसको डुप्लीकेट पैकेट एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम भी बोल देते हैं, क्योंकि इसने क्या कर लिया, डुप्लीकेट पैकेट को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो क्या करना होगा, देखिए ये सेंडर है, ये रिसीवर है। तो हमारे पास सिंपली क्या था, स्टॉप एंड वेट था, स्टॉप एंड वेट था, इसमें हमने ऐड किया था टाइम आउट टाइमर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस नंबर भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे जैसे डेटा पैकेट डी था, इसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर डाल दिया डी1। देखो हमें पता है स्टॉप एंड वेट में एक सिंगल बिट बफर होती है, राइट। तो डी1 मान लीजिए यहाँ पे इसने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। अब क्या कर रहा था, ये एक्नॉलेजमेंट इसकी सेंड करेगा, और ये एक्नॉलेजमेंट मान लीजिए लॉस्ट हो गई। तो फिर टाइम आउट टाइमर जैसे ही एक्सपायर होगा, तो ये क्या करेगा, फिर से डेटा पैकेट डी1 को ट्रांसमिट करेगा। बट डी1 इसको रिसीव हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम ये क्या वेट कर रहा होगा, किसी डी2 पैकेट के लिए मे बी वेट कर रहा है। जैसे ही क्या आएगा, ये डी1 यहाँ पे आएगा, ये मैच करके देखेगा इसके साथ, तो देखेगा कि डी1 दैट इज नॉट इक्वल टू डी2, राइट, नॉट इक्वल टू डी2। इसका मतलब ये जो पैकेट है इसको पता चल गया ये डुप्लीकेट पैकेट है, और ये क्या करेगा, इसको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। ये पैकेट क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली इस पैकेट को क्या करना चाहिए था, डिस्कार्ड करना चाहिए था, क्योंकि ये पैकेट क्या है, एक डुप्लीकेट पैकेट है, राइट। तो ये प्रॉब्लम क्या कर दी, यहाँ पे रिजॉल्व कर दी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप एंड वेट में टाइम ऑफ टाइमर ऐड किया था, अब हमने क्या कर दिया, स्टॉप एंड वेट में सीक्वेंस नंबर जो डेटा पैकेट है उस पे हमने सीक्वेंस नंबर यहाँ पे अपेंड कर दिया है। तो ये वाली प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी। यस, ओके। तो वेरीफाई की इज इट फाइन, क्लियर है। ओके फाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द मिसिंग पैकेट प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम इज द मिसिंग पैकेट प्रॉब्लम। मिसिंग पैकेट प्रॉब्लम। अब समझते हैं कि ये मिसिंग पैकेट प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, ये मान लीजिए सेंडर है, ये रिसीवर है। सेंडर ने क्या किया, ये डेटा पैकेट डी1 इसको सेंड कर दिया, लेट मी से डी1 यहाँ पे इसने सेंड कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, और ये एक्नॉलेजमेंट क्या हो गई, डिले हो गई, ट्रैफिक में फंस गई।
राइट। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होगा और ये डेटा पैकेट D1 को फिर से भेजेगा। और यहाँ पे ये वेट कर रहा है, मान लीजिए डेटा पैकेट D2 के लिए। अब इसको भेजा गया है D1, तो ये इसके साथ मैच करके देखेगा कि पैकेट D2 चाहिए मुझे और ये D1 है, तो इसका मतलब इसको पता चल गया डुप्लीकेट पैकेट है, तो ये इसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। फिर क्या होगा, डिस्कार्ड कर दिया तो इसने देखा कि डुप्लीकेट पैकेट सेंड किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं गई है। तो ये क्या करेगा, ये जो एक्नॉलेजमेंट थी, ये इसकी एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसने सेंडर ने फिर से एक नया पैकेट सेंड करना चाहा। लेट मी से डी टू इसने सेंड करना चाहा, और D2 क्या हो गया, लॉस हो गया। अब D2 लॉस हो गया, बट क्या हुआ कि यहाँ पे D2 लॉस होने के बाद यहाँ पे टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होना था। और उससे पहले क्या हुआ कि ये जो अक्नॉलेजमेंट डिले हो रखी थी, ये डिलेड अक्नॉलेजमेंट यहाँ पे पहुंच जाती है। ठीक है। अब डिलेड अक्नॉलेजमेंट अगर यहाँ पे पहुंच गई, तो इसका मतलब सेंडर ने क्या सोचा, सेंडर ने सोचा कि भाई ये अक्नॉलेजमेंट D2 की आ चुकी है, राइट। और इसने क्या कर कंसिडर कर लिया कि D2 सक्सेसफुली वहां पे रिसीव हो चुका है, बट हमें पता है कि D2 तो क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। तो इसको बोलते हैं मिसिंग पैकेट प्रॉब्लम, एक पैकेट हमने क्या कर दिया यहाँ पे, मिस कर दिया है। ओके। तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है इस तरीके से कि हमारे पास स्टार्टिंग में स्टॉप एंड वेट था, हमने टाइम आउट टाइमर ऐड किया था उसमें, फिर हमने सीक्वेंस नंबर ऐड किया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस नंबर ऐड करना पड़ेगा, किसके लिए, अक्नॉलेजमेंट के लिए भी सीक्वेंस नंबर की रिक्वायरमेंट आएगी। तो ये काम हमें करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे रिजॉल्व होगी ये प्रॉब्लम। ये सेंडर है, ये रिसीवर है। सेंडर ने मान लीजिए कि पैकेट D1 सेंड कर दिया, D1 इसको रिसीव हो गया है। अब ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, और लेट मी से D1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये एक्नॉलेजमेंट है A1। ठीक है। अब क्या होगा, अब ये डिले हो चुकी है एक्नॉलेजमेंट, तो टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होगा और ये डेटा पैकेट D1 को फिर से ट्रांसमिट करेगा। और डेटा पैकेट D1 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है और ये वेट कर रहा है मान लीजिए D2 के लिए, तो मैच करके देखेगा और इसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, ये डिस्कार्ड करेगा। अब क्या होगा, अब ये डेटा पैकेट D1 था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको अक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा A1। अब A1 इसको मिल गई, तो इसको कंफर्म हो गया कि D1 जा चुका है। अब क्या होगा, ये डेटा पैकेट D2 ट्रांसमिट करेगा, और D2 मान लीजिए क्या हो गया, लॉस कर गया। अब D2 अगर लॉस कर गया, तो फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होगा। अब कुछ टाइम बाद टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होगा, तो ये मान लीजिए डिलेड एक्नॉलेजमेंट थी और ये यहाँ पे पहुंच जाती है। अब ये किसके लिए वेट कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट 2 के लिए, और इसको मिली क्या है, एक्नॉलेजमेंट 1, राइट। तो ये क्या है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको पता चल गया कि ये जो अक्नॉलेजमेंट है ये कहीं ना कहीं डिलेड अक्नॉलेजमेंट है, राइट। डिलेड अक्नॉलेजमेंट है, तो फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होगा और ये फिर से D2 को ट्रांसमिट करेगा। तो D2 को फिर से ट्रांसमिट कर दिया जाएगा और ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, रिजोल्व हो जाएगी, जो कि मिसिंग पैकेट प्रॉब्लम थी, है। तो इनिशियल स्टेज पे क्या हुआ था कि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, और ये प्रॉब्लम्स क्या कर दी गई, बाद में रिजॉल्व कर दी गई थी। ओके। तो यहाँ तक एक बार वेरीफाई करो कि समझ आ गया या नहीं। यस, इज इट फाइन। यस, एक बार वेरीफाई कीजिए, क्लियर है। समझ नहीं आया। ओके, कहाँ पे डाउट है बताइए, कहाँ पे डाउट है।
पहला केस समझ आ गया था कि मिसिंग पैकेट कैसे हुआ। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि ये डेटा पैकेट D1 हमने ट्रांसमिट किया था, और इसकी जो ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करनी थी ये डिले हो गई थी। ये एक्नॉलेजमेंट क्या हो गई, डिले हो गई। ठीक है। अब क्या किया, कुछ टाइम बाद टाइम आउट टाइमर एक्सपायर हो गया, और इसने D1 फिर से ट्रांसमिट कर दिया। और D1 हमें चाहिए नहीं था, क्योंकि D1 तो ऑलरेडी आ चुका है। हम वेट कर रहे थे D2 के लिए। तो ये पैकेट क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये जो अक्नॉलेजमेंट ए थी इसके कॉर्स्पॉन्डिंग सेंड कर दी D1 के कॉर्स्पॉन्डिंग। राइट। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इसने पैकेट D2 सेंड किया, ये D2 पैकेट सेंड किया, और D2 मान लीजिए लॉस्ट हो गया। अब लॉस हो गया तो कुछ टाइम बाद टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होगा, बट उससे पहले ये जो अक्नॉलेजमेंट डिले हो रखी थी ये यहाँ पे पहुंच गई। और इसको लगा कि D2 क्या हो गया, ये पैकेट सक्सेसफुली जा चुका है। बट D2 तो क्या हो गया था, लॉस्ट हो चुका है, मिस हो गया। तो इसको बोलते हैं मिसिंग पैकेट प्रॉब्लम। यस, एक बार ये वेरीफाई करो कि मिसिंग पैकेट प्रॉब्लम ये समझ आ गया। यस, इज इट फाइन। और अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो रिजॉल्व करने के लिए देखिए पहले हमने अक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं डाल रखा था, अब हमने क्या डाल दिया, इस पे अक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दिया। तो पहला काम क्या था, डेटा पैकेट D1 यहाँ पे जाएगा, D1 इसको रिसीव हो गया। फिर ये अक्नॉलेजमेंट यहाँ पे डिले हो गई है। फिर इसने क्या किया, टाइम आउट टाइमर इसका एक्सपायर हो गया, और इसने D1 को फिर से सेंड कर दिया। अब D1 को सेंड करेगा तो डिस्कार्ड करना पड़ेगा, डिस्कार्ड कर दिया। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अक्नॉलेजमेंट A1 इसने भेज दी इसको। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इसने पैकेट D2 भेजा, और D2 क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। लॉस हो गया तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होगा। अब टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होगा, उससे पहले इसको क्या मिल गया, ये जो अक्नॉलेजमेंट डिलेड थी ये इसको मिल गई। बट इसने क्या चेक किया, इसने चेक किया क्योंकि अक्नॉलेजमेंट नंबर आ चुका है, तो इसको कौन सी अक्नॉलेजमेंट चाहिए थी, A2 चाहिए थी, इसको मिली कौन सी, A1। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है ना, इसको तो A2 चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये पैकेट लॉस हो चुका है, और इसको ये जो अक्नॉलेजमेंट मिली है ये क्या है, डिलेड अक्नॉलेजमेंट है। ये इसको कंफर्म हो गया। तो ये क्या करेगा, टाइम आउट टाइमर एक्सपायर होने के बाद पैकेट नंबर D2 फिर से ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, उससे क्या हो गया, ये जो मिसिंग पैकेट प्रॉब्लम थी ये हमारी रिजॉल्व हो गई है। यस, आ गया समझ। नाउ इज इट फाइन। डन। ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम हमने स्टार्टिंग में फेस की थी, जिनको सॉल्व कर दिया गया है, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट चलिए इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है कि अज्यूम करते हैं कि हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज करेंगे, एंड टोटल पैकेट्स आर 10। टोटल पैकेट्स आर 10। ठीक है, टोटल पैकेट्स आर 10, एंड एवरी फोर्थ पैकेट इज बीइंग लॉस्ट। एवरी फोर्थ पैकेट इज बीइंग लॉस्ट। ठीक है। तो उस केस में हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट थिंग, टोटल ट्रांसमिशन। टोटल ट्रांसमिशन कितने होंगे। और सेकंड हमें फाइंड आउट करना है रीट्रांसमिशन कितने होंगे। टोटल ट्रांसमिशन फाइंड आउट करना है, और रीट्रांसमिशन हमें फाइंड आउट करना है। सॉरी।
यस। तो ट्राई कीजिए एक बार, बताइए कितने टोटल ट्रांसमिशन होंगे और कितने रीट्रांसमिशन होंगे। तो चलिए समझते हैं टोटल ट्रांसमिशन कितने होंगे और रीट्रांसमिशन कितने होंगे। तो देखिए, ये है हमारे पास पैकेट नंबर वन, ये टू, ये थर्ड, ये फोर्थ। एवरी फोर्थ पैकेट लॉस्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला पैकेट लॉस्ट होगा। और हमें पता है कि स्टॉप एंड वेट में क्या करते हैं, एक पैकेट अगर लॉस हो गया तो हमें उसको रीट्रांसमिट करना होता है, तो फोर्थ नंबर को ही हमें फिर से रीट्रांसमिट करना होगा। फोर के बाद यहाँ पे फिफ्थ नंबर आएगा, सिक्स नंबर आएगा, सेवन नंबर आएगा। तो ये देखो, ये पैकेट नंबर वन, टू, थ्री, फोर, ये फोर्थ पैकेट बन गया। ये फिर से लॉस्ट हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से ट्रांसमिट करना होगा सेवन पैकेट को। तो सेवन, एट, नाइन और टेन, सेवन्थ पैकेट को फिर से ट्रांसमिट किया, तो ये वन, टू, थ्री, फोर, तो मतलब ये फिर से लॉस्ट होगा। और फिर से लॉस हो गया तो टेंथ को फिर से ट्रांसमिट करना करना पड़ेगा, और कोई पैकेट है नहीं। तो फाइनली कितने ट्रांसमिशन हुए टोटल, टोटल ट्रांसमिशन वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व एंड थर्टीन। टोटल ट्रांसमिशन होंगे यहाँ पे थर्टीन। और रीट्रांसमिशन कितने होंगे, थर्टीन में से माइनस कर देना है टेन, तो ये कितना हो गया, थ्री। तो वन, टू, थ्री, ये होंगे हमारे रीट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये टोटल ट्रांसमिशन और रीट्रांसमिशन अपने को पता चल गया। यस, इज इट फाइन, क्लियर है सबको, बताइए। इतना समझ आ गया। ओके, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये रहेगा कि हमें पता है कि ये जो प्रोटोकॉल है स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट के केस में हमने देखा कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है हमारी, पुअर है, लो है, लो एफिशिएंसी यहाँ पे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना होगा। एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है तो हमारे पास क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसको बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट। तो स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये सेंडर है, ये रिसीवर है, एक बफर, एक एक बफर रहेगी यहाँ पे। जैसे कि ये बफर में पैकेट नंबर वन है, ये पैकेट नंबर टू, ये पैकेट नंबर थ्री, और ये पैकेट नंबर फोर। तो मतलब विंडो साइज यहाँ पे, बफर का साइज या विंडो साइज बोल दो, या सेंडर विंडो साइज इसको बोल दो, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, फोर है। ठीक है, सेंटर विंडो साइज हमारे पास फोर है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे स्लाइडिंग विंडो का। स्लाइडिंग विंडो में क्या रहेगा कि जैसे ही हमें, जैसे हम क्या कर सकते हैं, एक चीज तो ये है कि इंटायर जो बफर है इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। इंटायर बफर में क्या क्या पैकेट है, पैकेट नंबर वन, टू, थ्री, फोर, इंटायर बफर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और दूसरा स्लाइडिंग विंडो क्या कहता है, स्लाइडिंग विंडो कहता है कि जैसे ही मुझे अपनो पैकेट वन की एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, तो ये क्या होगा, स्टेप नंबर एक स्टेप से आगे मूव कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, यहाँ पे फिर पैकेट नंबर फाइव आ जाएगा। फिर जैसे ही पैकेट नंबर टू की एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी, ये एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, राइट, तो यहाँ पे पैकेट नंबर सिक्स आ जाएगा। फिर जैसे ही थ्री की एक्नॉलेजमेंट मिल गई, ये विंडो क्या है, फिर से बढ़ गई आगे, यहाँ पे पैकेट नंबर सेवन आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये होता है आपका स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे एक्नॉलेजमेंट मिलती जाएगी,
विंडो आपकी स्लाइड होती जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ओके, तो एक बार बताइए, स्लाइडिंग विंडो समझ आ गया कि स्लाइडिंग विंडो क्या है? उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। ओके, फाइन। अब हमें समझना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए पाइपलाइन। पाइपलाइन मैनर में कैसे वर्क होता है उसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो कार बनाने का काम करती है। तो ये देखिए, ये मान लीजिए इसमें हर जो भी कंपनी होती है उसकी असेंबली लाइंस होती है, और हर एक असेंबली लाइन का कोई पर्टिकुलर टास्क होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 असेंबली लाइन है। ठीक है, अब 4 असेंबली लाइन है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से टास्क होगा कि मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट असेंबली लाइन है, इसमें किसी कार का नीचे वाला पोर्शन है, उसका जो चेसिस वाला पोर्शन है वो तैयार किया जाता है, मान लीजिए। अब नेक्स्ट इस असेंबली, ये असेंबली लाइन 1 है, ये असेंबली लाइन 2 है, ये असेंबली लाइन 3 है, और ये असेंबली लाइन 4 है, मान लेते हैं। तो ये वाला टास्क होगा। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे असेंबली लाइन 2 पे क्या किया जाएगा, असेंबली लाइन 2 पे ये मान लेते हैं कि इसका ये वाला पोर्शन तैयार कर दिया जाएगा। असेंबली लाइन 3 पे क्या किया जाएगा, असेंबली लाइन 3 पे मान लीजिए कि यहाँ तक का पोर्शन इसका तैयार कर दिया। असेंबली लाइन 4 पे क्या किया जाएगा, मान लीजिए कि ये सारा पोर्शन तैयार हो चुका है, और उस पे पेंटिंग वेंटिंग का जो भी काम था वो कर दिया, और ये कार हमें मिल गई है। तो मतलब ये मान लेते हैं कि डे 1 है, ये डे 2 है, ये डे 3 है, और ये डे 4 है। तो डे 4 में हमें एक कार मिल चुकी है। ठीक है, तो ये था विदाउट पाइपलाइनिंग। ठीक है, अभी पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, अभी विदाउट पाइपलाइनिंग है। अगर कुछ इस तरीके से असेंबली लाइन है, तो 4 दिन में हम क्या बना पा रहे हैं, एक कार। ठीक है, 1 कार वी कैन मैन्युफैक्चर इन 4 डेज। ठीक है, 4 डेज में एक कार मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और मुझे 100 कार अगर मैन्युफैक्चर करनी है तो कितना टाइम लगेगा, कितने डेज लगेंगे? यस, तो 100 कार के लिए कितना हो जाएगा, 4 × 100, तो कितना, 400 डेज। 400 डेज। तो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे तो उससे हमारा टाइम कितना लगेगा, कितना डेज लगेंगे, 400 डेज में हम 100 कार मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब सॉरी, अब कॉन्सेप्ट आ गया पाइपलाइनिंग का। अब पाइपलाइनिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो पाइपलाइनिंग जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा कि जैसे ये मान लीजिए कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, उसके बाद कार्बन है, तो कार 2 यहाँ पे होगी कहीं ना कहीं, मतलब मान लेते हैं। तो ये कार्बन इस असेंबली लाइन से इस असेंबली लाइन पे जाएगी, ये मान लीजिए C1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। ये C1 यहाँ पे आएगी, तो C2 यहाँ पे आ जाएगा, और C3, कार 3 आपकी यहाँ पे आ जाएगी। मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए अब C1 यहाँ पे है, तो C2 यहाँ पे आ जाएगा, और कार 3 यहाँ पे आ जाएगी इस असेंबली लाइन पे। और फिर क्या होगा, C1 यहाँ पे आ जाएगा, कार्बन जब यहाँ पे आएगी, मान लेते हैं कार्बन यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे कौन आएगा, C2 आ जाएगा, यहाँ पे C3 आ जाएगा, और यहाँ पे C4 आ जाएगा। राइट, तो कार 1 है, वो कितने डेज में रेडी होगी, एक कार 4 डेज में, फर्स्ट कार आपकी 4 डेज में। फिर क्या होगा, C2 आपका यहाँ पे आएगा, तो C3 यहाँ पे आ जाएगा, C4 आपका यहाँ पे आएगा, और कोई C5 यहाँ पे आ जाएगी। तो नेक्स्ट कार कितने दिन में हो जाएगी, 1 डे में। फिर C3 यहाँ पे आएगा, C4 यहाँ पे आएगा, C5 यहाँ पे आएगा, और कोई C6 यहाँ पे आ जाएगी।
राइट। तो कार 3 कितने दिन में आएगी, नेक्स्ट डे में, राइट, एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ कि कार 1 के लिए कितना टाइम लगा, कार 1 को मैन्युफैक्चर करने में कितना टाइम लगा, 4 डेज। और हमने पाइपलाइन मैनर में काम कर रहे थे, है ना। तो नेक्स्ट कार कितने डेज में, देखिए एक कार तो 4 डेज में बनेगी, अगली कार एक दिन में, उससे अगली कार एक दिन में। तो रिमेनिंग 99 कार्स कितने दिन में बनेगी, 99 कार्स, दैट इज 99 डेज। ठीक है, 99 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल डेज कितने हो गए, 99 + 4, 99 + 4 करेंगे तो कितना, 103 डेज। तो 103 डेज में हमने क्या कर दिया, ये कार बना दी 100 कार हमने कितने डेज में बना दी, 103 डेज। और ट्रेडिशनल मेथड से कितना डेज लग रहा था, 400 डेज। तो हमने काफी डेज क्या कर लिए, सेव कर लिए। तो मतलब यहाँ पे क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ गई है। ठीक है, एफिशिएंसी को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। यस, आ रहा है समझ, बताइए। यहाँ पे क्या हो गया है, इसे एफिशिएंसी को बढ़ा दिया गया है। किससे बढ़ा दिया गया है, पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमने इसको बढ़ा दिया है। ओके फाइन, चलिए ठीक है, इतना समझ आ गया है। तो देखो फिर से बताता हूँ, थोड़ा फोकस करके देखना। अ, ये मान लीजिए, देखिए कोई कार मैन्युफैक्चर करनी है, और ये इसकी असेंबली लाइन है, ये असेंबली लाइन 1, ये असेंबली लाइन 2, असेंबली लाइन 3, असेंबली लाइन 4, राइट। तो एक असेंबली लाइन एक दिन में काम हो रहा है, दूसरी असेंबली लाइन का दूसरे दिन में, तीसरी का तीसरे दिन में, और चौथी असेंबली लाइन का चौथे दिन में काम हो रहा है। तो फर्स्ट कार का हमने क्या किया कि भाई ये फर्स्ट डे में ये वाला काम तैयार किया, सेकंड डे में हमने यहाँ तक का काम किया, थर्ड डेज में ये वाला, और फोर्थ डेज में हमने कार को रेडी कर दिया। तो एक कार हमने 4 डेज में बना ली, मान लीजिए मैन्युफैक्चर करती। तो 100 कार कितने दिन में बनेगी विदाउट पाइपलाइनिंग, 400 डेज। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 400 डेज में होगा ये काम। अब अगर हम पाइपलाइनिंग अप्लाई करें तो क्या होगा, पाइपलाइनिंग अप्लाई करेंगे तो एक कार के पीछे दूसरी कार का काम चल रहा होगा। जैसे जैसे ही कार 1 है, मान लीजिए इनिशियली क्या थी कि कार 1 यहाँ पे थी, नेक्स्ट, सॉरी, यहाँ पे कार 1 थी, कार 1 जब यहाँ पे थी, तो नेक्स्ट क्या होगा, कार 1 यहाँ पे चली गई होगी, तो कार 2 यहाँ पे आ चुकी होगी इस असेंबली लाइन में। ठीक है, तो फिर से समझाना पड़ेगा क्या सारी चीजें, चलिए। देखिए एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कार 1 यहाँ पे थी, फिर कार 1 यहाँ पे चली गई तो कार 2 यहाँ पे आ जाएगी, फिर कार 1 यहाँ पे चलेगी तो कार 2 यहाँ पे आ गई, कार 3 यहाँ पे आ जाएगी, फिर कार 1 यहाँ पे आ गई तो कार 2 यहाँ पे आ जाएगी, कार 3 यहाँ पे आ जाएगी, कार 4 यहाँ पे आ जाएगी। ये चीज मैंने बता रखी है। तो क्या होगा, नेक्स्ट डे में एक कार और बन जाएगी। जैसे कि कार 1 जब यहाँ पे आ चुकी थी तो C2 यहाँ पे, कार 2 यहाँ पे थी इस असेंबली लाइन से ध्यान रख लो। ठीक है, और कार 3 इस असेंबली लाइन पे है, कार 4 इस असेंबली लाइन पे है। तो 4 डेज में हमने क्या कर ली, एक कार बना दी, मैन्युफैक्चर कर दी। कार नेक्स्ट कार C2, देखो ये यहाँ पे आ जाएगी, C2 यहाँ पे आ जाएगी, और ये C3 यहाँ पे आ जाएगी, C4 आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो नेक्स्ट डे में हमने एक कार और बना दी। फिर क्या होगा, ये C3 यहाँ पे आ जाएगी, ये C4 यहाँ पे आएगी, और कोई C5 यहाँ पे आ जाएगी, और C6 यहाँ पे आ जाएगी। तो नेक्स्ट डे में एक कार और बना ली। इसका मतलब एक कार हमने 4 डेज में बना ली, अगली कार हमने नेक्स्ट डे में, अगली कार नेक्स्ट डे में, एंड सो ऑन। तो 99 रिमेनिंग कार है वो 99 डेज में बना देंगे। तो टोटल कितने डेज हो गए, 4 + 99, 103 डेज। इतने डेज में हमने क्या कर दी, 100 कार बना दी। तो पहले हमारा ज्यादा टाइम लग रहा था कि 400 डेज लग रहे थे, अब कितना टाइम लग रहा है, 103 डेज, राइट। तो अब टास्क हमारा क्या हो गया, फास्टली हमने कर दिया है। ओके, तो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट लगा के हमने क्या कर दिया, एफिशिएंसी को यहाँ पे इम्प्रूव कर दिया है। यस, ये मैंने बताया है। इज इट फाइन।
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको फोकस करके देखना है। आप ऐसा मत करना कि खाना 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 बनाते टाइम देख रहे हैं वीडियो या कुछ ऐसा कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, ढंग से समझना पड़ेगा। बैठ के नोट्स बनाइए साथ साथ में और बैठ के पढ़िए। ऐसा मत करना कि कुछ काम करते करते वीडियोस देखें, वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं रहेगा। फोकस करके देखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ पे समझ आ गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज पता है कि टीटी सेकंड में मान लेते हैं कि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। टीटी सेकंड में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं कितने पैकेट? वन पैकेट। एक पैकेट को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड में कितने पैकेट को ट्रांसमिट करेंगे? एक सेकंड में ट्रांसमिट कर सकते हैं कितने पैकेट्स को? वन बाय टीटी पैकेट्स। वन बाय टीटी पैकेट्स को, राइट। और हमें क्या करना है? हमें ट्रांसमिट करना है टीटी प्लस, टोटल टाइम कितना था? टीटी प्लस टू टीपी था ना। देखिए यहाँ से ये सेंडर है, ये रिसीवर है, और स्टॉप एंड वेट के टाइम हमने देखा था कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो टोटल टाइम था, ये टाइम कितना आ गया था? टी प्लस ट्वाइस ऑफ टीपी। ये हमारा टोटल टाइम आ गया था। तो इतना, ये जो टोटल टाइम है ये वाला टी प्लस टू टीपी, ट्रांसमिशन हम कितने टाइम में कर सकते हैं? तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, वन बाई टी मल्टीप्लाई बाय टी प्लस टू टीपी। इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली क्या आ गया? ये टी प्लस टू टीपी डिवाइड बाय टी, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या कर लिया? इसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया किससे? टीटी से। तो ये आ गया वन प्लस ट्वाइस ऑफ टीपी अपॉन टीटी और डिवाइड बाय टीटी बाई टीटी करेंगे तो ये आ जाएगा वन। ठीक है, तो फाइनली कह सकते हैं कि ये जो टीटी अपॉन टीपी था इसको हमने ए लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा? वन प्लस ट्वाइस ऑफ ए, राइट। वन प्लस ट्वाइस ऑफ ए। तो ये जो वन प्लस ट्वाइस ऑफ ए है, ये क्या आ गया हमारा? मैक्सिमम विंडो का साइज। जैसे मैंने ये बताया ना कि ये मैक्सिमम क्या है? विंडो है। तो ये सॉरी, ये टोटल टाइम था ना, यहाँ से हमने निकाला मैक्सिमम विंडो साइज। ये मैक्सिमम विंडो साइज हमारा आ गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम विंडो साइज का मतलब क्या है? देखो, ये है इसका मीनिंग कि ये सेंडर है, ये रिसीवर है। तो हमने कहा ना कि ये सेंडर है, ये रिसीवर है, और एक विंडो का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। ये इस टाइप से हम क्या करेंगे? एक विंडो लेंगे। तो देखो, जब ये यहाँ से यहाँ पे पैकेट जा रहा है और ये वापस एक्नॉलेजमेंट आएगा, उस दौरान हम क्या कर सकते थे? और पैकेट के ट्रांसमिशन कर सकते थे इस टाइप से। ठीक है, और पैकेट का क्या कर सकते थे? ट्रांसमिशन कर सकते थे। बट हमारे पास बफर ही नहीं थी, हमारे पास विंडो ही नहीं थी। तो एक एक बिट की विंडो थी हमारे पास, राइट। तो उसमें और कोई पैकेट था ही नहीं जिसको हम ट्रांसमिट कर पाते, राइट। तो वहां पे ये जो स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट नहीं था और बफर का कॉन्सेप्ट नहीं था, राइट। अब हमने बफर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्योंकि वहां पे वन बिट बफर थी, अब हमने क्या किया? बफर का साइज बढ़ा दिया है। और फिर हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक आने में ये जो टाइम होता है इसको बोल सकते हैं हम, ये विंडो का साइज है या टोटल टाइम है। तो हमने देखा कि मैक्सिमम ये विंडो का साइज क्या हो सकता है? मैक्सिमम विंडो साइज क्या हो सकता है? तो मैक्सिमम विंडो साइज हमने देखा कि ये क्या है? वन प्लस ट्वाइस ऑफ ए। ये हमारे मैक्सिमम विंडो का साइज बनेगा। यस, इज इट फाइन टू ऑल? आ गया समझ? यस, इतना समझ आया? ओके फाइन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक न्यूमेरिकल लेते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं कि टी हमारा वन मिली सेकेंड है। टी इक्वल टू वन मिली सेकेंड,
and TP that is equal to 1.5 millisecond, 1.5 millisecond, right? Then we need to find out the efficiency. हमें efficiency find out करनी है. Another thing, we need to find out the maximum window size. Maximum window size क्या रहेगा ये भी find out करना है. और हाँ, मैक्सिमम विंडो साइज यहाँ पे क्या रहेगा ये भी फाइंड आउट करना है. चलिए, तो यहाँ से मैक्सिमम विंडो साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1 + 2 ऑफ ए होना चाहिए. और ए का मतलब क्या है? ए इक्वल टू टीपी अपॉन टीटी. ठीक है. तो टीपी की वैल्यू क्या है? टीपी इज 1.5 मिली सेकेंड, 1.5 मिली सेकेंड. जस्ट मिनट. ये हमारे पास है 1.5 मिली सेकेंड. और टीटी हमारा क्या है? टीटी इज ऑल्सो 1 मिली सेकेंड. इससे कैंसिल करो तो ये आ गई हमारे पास ए की वैल्यू. ठीक है. ए कितना आ गया? 1.5. तो ए की जगह क्या कर दें? 1.5 पुट कर देंगे तो 1 + 2 ऑफ ए. ए का मतलब 1. तो कितना आ गया? ये 3 आ गया. तो मैक्सिमम विंडो साइज क्या आ गया? 3 आ गया. ओके. एफिशिएंसी नॉर्मली क्या होता है? यूजफुल टाइम अपॉन द टोटल साइकिल टाइम. यूजफुल टाइम अपॉन साइकिल टाइम. अब यूजफुल टाइम क्या है? चलिए इसको समझते हैं. हाँ, ए इज 1.5. अच्छा, ये 1.5 आ गया था. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 1 4. ये 4 हो गया. ठीक है. हाँ, 4 हो जाएगा. तो इस केस में एफिशिएंसी निकालें तो क्या होगी? तो एफिशिएंसी यूजफुल टाइम क्या है? ट्रांसमिशन टाइम. तो एक पैकेट का ट्रांसमिशन टाइम हमने किया है यहाँ पे. मान लीजिए एक पैकेट का, हमने, ये सेंडर है ये रिसीवर है, एक पैकेट को ट्रांसमिट किया है तो 1. और टोटल टाइम कितना आ गया? टोटल टाइम यही होता है ना, 1 + 2 ऑफ ए. यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम कितना लगा? 4. इसमें एफिशिएंसी क्या होगी? लेस हुई ना. नॉर्मल तरीके से देखें तो हमने देखा कि हम 4 पैकेट को ट्रांसमिट कर सकते थे, बट एक्चुअल में कितने कर रहे हैं? एक पैकेट को कर रहे हैं. तो ये कुछ ऐसा है. इस ये स्टोरी समझते हैं इसके पीछे क्या है. इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि ये मान लीजिए कोई ट्रक है, और लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूजफुल टाइम होता है वो क्या होता है? लेबर जो वर्क कर रही है, ये लेबर है मान लीजिए. अब ये जो सीमेंट के पैकेट मान लीजिए इसमें पुट कर रही है, इसके पैसे इसको दिए जाएंगे, है ना. तो ये क्या है? इसके लिए यूजफुल टाइम था. अब ये ट्रक हमने भर दिया यहाँ पे. तो ट्रक भरने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमने पैकेट को लिंक पे अपलोड कर दिया है, लोड कर दिया है. ठीक है. अब क्या होगा? ये ट्रक यहाँ से यहाँ पे जाएगा. मान लीजिए हिसार से कहाँ पे जा रहा है? दिल्ली जा रहा है. तो ये दिल्ली जाएगा. दिल्ली चला गया. तो जब ये दिल्ली जा रहा था तो हो सकता है कि इसके पास क्या होंगे? मल्टीपल ट्रक होंगे. तो ये किसी दूसरे ट्रक को क्या करने लग जाएंगे? फिलअप करने लग जाएंगे. फिर किसी तीसरे ट्रक को फिलअप करने लग जाएंगे. और फिर किसी फोर्थ ट्रक को क्या करने लग जाए? फिलअप करने लग जाएंगे. राइट. तो इसका मतलब ये जब ट्रक यहाँ से जाके वापस यहाँ तक आएगा तो हम ये 4 ट्रक पाइपलाइनिंग मैनर में भर चुके होते, साथ साथ में क्या कर चुके होते. जब वो जा रहा था तो उसके पीछे पीछे हमने इन ट्रक्स में भी क्या कर दिए? सीमेंट के पैकेट भर दिए होते. बट एक्चुअल में हमने ऐसा किया नहीं था नॉर्मल वे में. बट जब हम स्लाइडिंग विंडो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? बफर का साइज रहेगा. राइट. ये बफर का साइज रहेगा इस तरीके से, 1 2 3 4. राइट. तो इसका मतलब ये हो गया कि हम एक्चुअल में क्या कर सकते थे कि ये जीरोथ पैकेट, ये पैकेट नंबर 1 है, ये पैकेट नंबर 2 है, ये 3 है और ये 4 है. इन सब का ट्रांसमिशन कर सकते थे एक्चुअल में. इन सब का ट्रांसमिशन कर सकते थे, बट किया कितना? एक पैकेट का. तो ये 1/4 एफिशिएंसी आ गई थी. राइट. तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो स्लाइडिंग विंडो है इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम इसकी एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं. यस. आ गया समझ. तो ये कहानी है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसकी इस पे हम स्लाइडिंग विंडो अप्लाई करेंगे और उससे क्या कर सकते हैं? इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं.
यस। अब एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होती, मान लीजिए कि यहाँ पे बफर का साइज 4 होता, राइट, और बफर का साइज 4 होता, तो इसका यूजफुल टाइम क्या हो सकता था, हो सकता है हमने इंटायर बफर को ही क्या कर लिया, मतलब जो ये जो विंडो है, इसमें मैक्सिमम विंडो साइज क्या है, 4 है मान लीजिए, और हमने भेज भी कितने पैकेट दिए, 4, तो एफिशिएंसी क्या हो जाती, यूजफुल टाइम भी 4 आता, क्योंकि 4 का ट्रांसमिशन कर, और टोटल टाइम कितना होता है यहाँ से यहाँ का, तो ये भी 4 होता, तो इसको कैंसिल आउट करें, तो यहाँ पे क्या होता, एफिशिएंसी परसेंटेज निकालते तो कितनी आ जाती, 100% आ जाती, राइट। तो एफिशिएंसी यहाँ पे क्या आ जाती, 100%, कि हमने क्या किया, 4 पैकेट को हम ट्रांसमिट कर सकते थे और हमने 4 पैकेट को ही ट्रांसमिट किया, मतलब एफिशिएंसी हमारी क्या आ गई, 100% आ गई। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे। ओके, तो इतना समझ आ गया।